हेलो गाइस मैं समीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, हमने 11th क्लास की फिजिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जहां पे आपके एनसीईआरटी की पीडीएफ का वहां पर आपको मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो मार्क करके एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसी सीक्वेंस का आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या रहेगा? इस चैप्टर का नाम रहेगा थर्मोडाइनमिक्स। तो चलिए इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम ये देखेंगे। इस चैप्टर में हमारे लिए जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उन पर एक बार नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर आता है वो आता है द वर्ड कम इज एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है ये समझेंगे भाई। एडियाबैटिक का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हीट का पासेस बिल्कुल भी ना हो, जहाँ से हीट का क्रॉस होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, जहाँ से आप इंसुलेटिंग, आप नॉर्मल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, एडियाबैटिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग। ठीक है। डाइथर्मिक का वॉल होता है मतलब जो दोनों तरफ से गर्म की जा सकती हो। डाइथर्मिक का मतलब क्या होता है? जो दोनों तरफ से गर्म की जा सकती है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कंडक्टिंग, मतलब जो क्या कर सकते हैं, कंडक्शन कर सके। एडियाबैटिक का मतलब था इंसुलेटिंग और इसका मतलब है जो कंडक्शन कर सके। वो कौन सी होती है? डाइथर्मिक वॉल आपकी होती है। आगे बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो गाइज ये समझेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। मान लो जो ये ए है ये टेम्परेचर T1 पर है, ये बी है ये टेम्परेचर T2 पर है, और ये सी है ये टेम्परेचर T3 पर है। ये वाला जो हिस्सा है एडियाबैटिक वॉल है, मतलब ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ हीट का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, कोई भी मूवमेंट यहाँ पर संभव नहीं है। अगर मैं सी को जोड़ दूँ और सी ऐसे जोड़ा गया कि ए से सी की तरफ या बी से सी की तरफ हीट का मूवमेंट हो सकता है, हीट का मूवमेंट हो सकता है, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये तीनों टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वहाँ पर जितने भी टेम्परेचर होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? दोनों तरफ से टेम्परेचर का इक्वल हो जाना। तो जीरोथ लॉ में क्या कहा गया है कि अगर दो सिस्टम जिनका टेम्परेचर अलग अलग है उन्हें एडियाबैटिक वॉल से अलग किया जाता है। क्लियर है। अगर उनके साथ किसी तीसरे सिस्टम को जोड़ दिया जाए, तीसरे सिस्टम को जोड़ा जाए जिसकी तरफ हीट का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, जो डाइथर्मिक वॉल से जोड़ा गया है, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि तीनों सिस्टमों का टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये जीरोथ लॉ में कहा गया था। इसे जीरोथ लॉ क्यों कहा गया है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड लॉ, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ है, उनके बनने के बाद ये लॉ दिया गया था, इसलिए इसे क्या नंबर दे दिया, जीरोथ लॉ दे दिया। हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ मोलिकुलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट। भाई अगर मान लो किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये मैं पहले के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ लेना। ठीक है, रोटेशनल मोशन का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास अगर किसी बॉडी का रेस्ट पर है, ठीक है, अगर किसी बॉडी का वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, उस समय जो उसके मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी है, उसके अंदर जो मोलिकुल है उनकी काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसका नेट सम ही क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। या फिर एक नॉर्मली कहें, किसी बॉडी के इनसाइड जो एनर्जी बनी होती है, ऑटोमेटिक प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसे किस से डिनोट किया जाता है भाई? इसे यू से डिनोट किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसे किस से डिनोट किया जाता है? यू से। द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी दैट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो स्टेट कैसे अचीव की गई। ठीक है, मान लो कि वेपर है तो वेपर की एक अलग इंटरनल एनर्जी होगी, वैसे ही लिक्विड की एक अलग होगी। ये मैटर नहीं करता कि आपने लिक्विड से वेपर में कैसे बदला, सिर्फ मैटर करता है कि स्टेट कौन सी थी उस समय, लिक्विड स्टेट थी या वेपर स्टेट थी। ठीक है, सिर्फ ये एंड पॉइंट पर मैटर करता है, नो कि पाथ पर डिपेंडेंट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगला हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है, इंटरनल एनर्जी यू ऑफ ए गैस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स व्हेन द बॉक्स इज एट रेस्ट। बॉक्स का मतलब क्या है कि वो क्या रहेगा, ये हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, व्हेन द बॉक्स इज एट रेस्ट, भाई मतलब सेंटर ऑफ मास उसका क्या है, रेस्ट पर। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कौन कौन से मोशन की वजह से, भाई कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट चल सकता है, ट्रांसलेशन मोशन होगा। अगर वो एक ही एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर घूम रहा है तो कौन सा होगा, रोटेशन मोशन होगा। अगर वो टू एंड फ्रो मोशन में है, अगर वो टू एंड फ्रो मोशन में है, ऐसे है, तो क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। इफ द बॉक्स इज मूविंग एज ए वॉल, द सम
विद सम वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉक्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन यू। मान लो अगर बॉक्स भी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो आप ये गलती मत कर देना काइनेटिक एनर्जी कहीं निकाल दो कि मान लो मैं कह दूँ बॉक्स की कुछ वेलोसिटी है और आप काइनेटिक एनर्जी जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे बॉक्स की वेलोसिटी बिल्कुल काउंट नहीं करनी है, सिर्फ किसकी वेलोसिटी काउंट करनी है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी काउंट करनी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसकी वेलोसिटी काउंट करनी है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी काउंट करनी है। Heat and work are two distinct modes of energy transformation to a system that results in change in internal energy। भाई किसी चीज़ को हीट कर दो या गर्म कर दो या उसको वर्क उसके ऊपर कोई वर्क आप करवा दीजिए तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दो ही मेथड होते हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के। हीट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। हीट क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हीट क्या होता है, जब दो सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वहाँ पे एक ऐसी एनर्जी जो उन दोनों के बीच में मूव करते हो क्या कहलाती है, हीट कहलाती है। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट बाय मीन्स, भाई किसी चीज़ के द्वारा किसी फोर्स को अप्लाई करवा कर आप वहाँ पर जो काम करवाते हैं वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ये पीछे आप सब पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं, हर एक गैस की अपनी एक सर्टेन क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। A certain amount of heat is supplied to a system or a certain amount of work was done by the system। आगे देखते हैं भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में को समझेंगे। मान लो ये कोई आपका पार्टिकल है, बॉक्स है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल हैं और इनकी इंटरनल एनर्जी यू है। मैंने बाहर से हीट दी, मैंने बाहर से क्या की, हीट दी। क्यों हीट दी, क्यों हीट क्या करेगी, कुछ हीट तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बदलने में मदद कर देगी और कुछ हीट इन मॉलिक्यूल्स पर वर्क करवाने में मदद करेगी। कुछ हीट किस में इस्तेमाल हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और कुछ हीट इसके ऊपर इन मॉलिक्यूल्स पे वर्क करवाने में यूज हो जाएगी। ठीक है, तो जो हीट है वो कहाँ कहाँ यूज हुई, इंटरनल एनर्जी पर और वर्क डन पर। तो नेट हीट किसके बराबर हो जाएगी, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। डेल क्यू यहाँ पर क्या है, हीट सप्लाइड बाय टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। डेल डब्ल्यू है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। डेल यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डेल क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल क्यू आ जाएगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। द एनर्जी डेल क्यू सप्लाई टू द सिस्टम गोज इन पार्शली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रेस्ट इन द वर्क ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया है, जो आप बाहर से हीट देते हैं वो दो जगह इस्तेमाल होती है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए, दूसरा उसके ऊपर वर्क डन करवाने के लिए। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए, दूसरा उस पर वर्क डन करवाने के लिए। दो जगह आपकी क्या होती है, गिवन हीट इस्तेमाल होती है। सिंस यू इज अ स्टेट ऑफ वेरिएबल, हाँ भाई यू जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो बदल सकती है। डेल यू डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स नॉट ऑन द पार्ट टेकन बाय द गैस टू गो फ्रॉम वन दे। ये मैंने अभी भी बताया, लिक्विड से वेपर में जाता है तो लिक्विड है या वेपर है इस पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो लिक्विड से वेपर में कैसे गया। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, सिर्फ शुरुआती और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करेगा, ना कि बीच वाले रास्ते पर वो डिपेंड करेगा। हाउएवर डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू विल बी इन जनरल डिपेंड ऑन पाथ टेकन टू गो फ्रॉम इनिशियल। बट जबकि डेल डब्ल्यू है वो और जो डेल क्यू है, गिवन हीट और वर्क डन दोनों रास्ते पर डिपेंड करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ रहा होगा तो क्लियर करते हैं। डेल यू इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, मतलब एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ये डिपेंड करेगी। अगर बात करें डेल डब्ल्यू की और डेल क्यू की, हीट की और वर्क की बात करें तो ये किस पर डिपेंड करेंगे, पाथ पर। किस पर डिपेंड करेंगे, ये दोनों पाथ पर डिपेंड करेंगे। आप ये बात याद रखेंगे। दिस शोज दैट इफ ए सिस्टम इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस इन विच डेल यू इज जीरो। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर डेल यू जीरो है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होती। इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है, जब भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, या टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। आइसोथर्मल ऐसी प्रोसेस होती हैं, आइसोथर्मल ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनके अंदर टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं, जिनके अंदर टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल यू क्या रहेगा, जीरो। इंटरनल एनर्जी तो भाई इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज क्या रहेगा, जीरो। तो जो गिवन हीट है वो सिर्फ किस में काम आ जाएगी, वर्क डन में काम आ जाएगी। तो ये याद रखना है कि आइसोथर्मल के अंदर गिवन हीट सिर्फ किस में काम आती है, वर्क डन में काम आती है। आगे बात करेंगे। अब जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। किसके बराबर होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। कैसे होता है ये समझिए। देखिए भाई, हमने पढ़ा था फोर्स किसके बराबर होता है,
फोर्स बाय एरिया किसके बराबर होता है, प्रेशर के। तो मैं लिखना चाहूँ फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना बात। आगे देखते हैं, हमें पता है वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को, भाई फोर्स को हम क्या लिख देते हैं, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लिख देते हैं प्रेशर इंटू एरिया और इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, पी इंटू डी वी के। अब डेल क्यू डेल यू, भाई गिवन हीट इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन को पी डब्ल्यू वी के डेल वी के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख पाए। स्पेसिफिक हीट की हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एक ऐसी हीट जो दी जाती है किसके लिए, भाई हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। भाई किसी 1 यूनिट मास बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला याद रखेंगे, एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी होता है। ठीक है, एस इक्वल टू एस बाई एम। पर यूनिट मास की बात करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, स्पेसिफिक हीट आएगी पर यूनिट मास के फॉर्म में, वो क्या आ जाएगी, डेल क्यू बाई एम डेल टी। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, एस इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एम डेल टी। क्लियर। एस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। वो किस किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल किलोग्राम इनवर्स। देखो भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में सुन लीजिए पहले। एडियाबैटिक ऐसी प्रोसेस होती है इनके अंदर डेल क्यू जीरो रहता है। डेल क्यू क्या रहता है, जीरो रहता है। आइसोथर्मल ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब टेम्परेचर सेम रहता है, तो आप कह सकते हैं डेल टी क्या रहता है, जीरो। ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोचोरिक, आप कह सकते हैं आइसोचोरिक। आइसोचोरिक ऐसी प्रोसेस होती हैं, आइसोचोरिक जिनके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, मतलब डेल वी वॉल्यूम के अंदर चेंज क्या आएगा, जीरो। और आइसोबैरिक ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनके अंदर प्रेशर के अंदर चेंज क्या होता है, जीरो। आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर के अंदर चेंज क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर कुछ समझना चाहेंगे भाई, हीट हमारे पास किसके बराबर थी, 1/m डेल क्यू बाई डेल टी थी। तो एडियाबैटिक की मैं बात करूँ, एडियाबैटिक की बात करूँ तो हमने अभी भी पढ़ा था डेल क्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। डेल क्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो एस भी क्या रहेगा भाई, जीरो रहेगा। एडियाबैटिक के लिए स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं आइसोथर्मल के लिए, एस बराबर है डेल क्यू बाई एम डेल टी था। अब बात करते हैं आइसोथर्मल के लिए, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल में डेल टी क्या रहेगा, जीरो। डेल टी क्या रहेगा, जीरो। और किसी के बटे में जीरो तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। टर्म्स ऑफ मोलिक्यूल इंस्टेड ऑफ मास वी कैन डिफाइन हीट कैपेसिटी पर मोल। भाई मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो मास की जगह किसकी, पर मोल की बात की तो मास की जगह हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, मोल का इस्तेमाल कर लेंगे। मोल निकालने का मेथड मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको जरूर बताया था। द कंडीशन अंडर विच हीट इज सप्लाइड। आगे बात करते हैं, एन ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन है एवरेज एनर्जी ऑफ 2 × 1/2 kBt या kBt। इन 3 डायमेंशन द एवरेज एनर्जी। भाई अगर देखो, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ kBt। एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर लेके चलते हैं, हाफ kBt। अगर वो 2 डायमेंशन का तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 डायमेंशन का तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कितना आ जाएगा, 3 kBt। यू कितना आ जाएगा, 3 kBt t इंटू Na। Na यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स है। 3RT। Kb इंटू Na किसके बराबर होता है, Kb इंटू Na किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ये सारी बात आप समझ पाएंगे। तो स्पेसिफिक हीट किसके बराबर आ जाएगी, 3R के लिए। किसके बराबर आ जाएगी, 3R के बराबर यहाँ से आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए वाटर की अगर बात की जाए तो देखो, आइडियल गैस के लिए हमें छोड़िए, यहाँ पर रिलेशन इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर स्पेसिफिक हीट होगी तो सीपी से डिनोट करेंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी तो सीवी पर। सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, आर। ये क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था। आर क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 8.314। ठीक है, 8.314 ये आप ध्यान रखेंगे, उसकी वैल्यू थी। इफ डेल क्यू इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल क्यू का एब्जॉर्ब किया गया तो डेल वी क्या रह जाएगा, जीरो। डेल वी क्या होगा, जीरो होगा। तो सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम पर सी वी किसके बराबर आ जाएगा, डेल क्यू बाई डेल टी वी, या फिर डेल यू बाई डेल टी वी। क्यों भाई, ये यहाँ पे डेल क्यू की जगह डेल यू वी यू क्यों लिख दिया, ये देखेंगे भाई। हमने पढ़ा था डेल क्यू किसके बराबर था, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। और डेल डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ पी डी वी। जब डी वी जीरो है भाई, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है,
तो ये वाली टर्म तो जीरो होगी, तो डेल क्यू किसके बराबर आ गया, डेल यू के बराबर आ गया, इसलिए हमने डेल क्यू की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, डेल यू को रिप्लेस कर दिया। डेल क्यू इज द एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल क्यू अगर कोई हीट हमने कहाँ पर दी है, कांस्टेंट प्रेशर पर दी है, तो उस केस के अंदर भी क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल टी, पी प्लस में देखो भाई उसके अंदर सीधा सा फॉर्मूला था, ध्यान रखेंगे, उसके अंदर डेल यू बाई डेल टी था, ठीक है, इसके अंदर क्या है, डेल यू बाई डेल टी तो है कांस्टेंट प्रेशर पर, प्लस पी डेल वी बाई डेल टी है, साथ में जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं हुआ है। पी विजिकल टू आर टी होता है, और यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो पी डेल वी बाई डेल टी किसके बराबर आ जाता है, आर के। थर्मोडायनेमिक स्टेट्स इक्विलिब्रियम एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। द प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर ए फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है किसके लिए, फिक्स टेम्परेचर के लिए, वो क्या कहलाता है, आइसोथर्म कहलाता है। रियल गैसेज हैव मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इंडिकेट द साइज ऑफ द सिस्टम, जो साइज ऑफ द सिस्टम पर को इंडिकेट करें, साइज ऑफ द सिस्टम को बताएंगे, वो एक्सटेंसिव होंगे। इंटेंसिव वेरिएबल सच एज प्रेशर, इंटेंसिव वेरिएबल कौन से होते हैं, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वो क्या नहीं करते, सिस्टम के साइज को नहीं बताते। टू डिसाइड विच वेरिएबल इज एक्सटेंसिव एंड विच इज इंटेंसिव, भाई कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है, जानने के लिए थिंक ऑफ ए रिलेवेंट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। किसी भी सिस्टम को आप इक्विलिब्रियम में मानो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दोनों लेवल इक्वल हो जाए, मतलब दो बाल्टियों में पानी है, एक में कम था दूसरी में ज़्यादा, दोनों को जोड़ दिया तो जिसमें ज़्यादा था उसमें से कम की तरफ चलने लगा, पर जब वाटर लेवल दोनों में इक्वल हो जाएगा तो पानी का फ्लो वहीं पर बंद हो जाएगा। एंड इमेजिन दैट इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और सोच लो कि वो दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा गया। द वेरिएबल दैट रिमेन्स अनचेंज फॉर ईच पार्ट आर इंटेंसिव। द वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू वहाँ पर चेंज ही नहीं होगी, वो फिक्स रहेंगे दोनों पार्ट्स के लिए, वो क्या रहेंगे, इंटेंसिव रहेंगे। द वेरिएबल्स हुज वैल्यू, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू आधी हो जाएगी वो क्या कहलाएंगे, एक्सटेंसिव कहलाएंगे। इट इज इजीली सीन इंटरनल एनर्जी यू, वॉल्यूम वी, टोटल मास एम आर एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये सारे एक्सटेंसिव हैं। प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ये सारे क्या हैं, इंटेंसिव वेरिएबल हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस की बात की जाए तो क्या होती है, इनफाइनाइटली स्लो, ऐसी प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है उन्हें क्या कहते हैं, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर, लगभग, क्वासी मतलब लगभग, और स्टैटिक मतलब जो स्टेट मतलब स्टेबल हो, स्थिर हो, उससे आगे ना बढ़े, तो ऐसी प्रोसेस जो बहुत स्लो होती हैं, ठीक है। ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज केप्ट फिक्स थ्रू आउट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसी प्रोसेस जिनके अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज ना हो इन्हें आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। रिजर्वोयर बिकॉज इफ इट्स आइसोबैरिक, मैंने आपको बता दिया, जिनके अंदर वॉल्यूम क्या रहे, कॉन्स्टेंट, ठीक है। सॉरी, आइसोबैरिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहे, आइसोचोरिक जिनके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, और जिनके अंदर हीट कांस्टेंट रहे वो क्या होती हैं, एडियाबैटिक होती हैं। जिनके अंदर हीट कांस्टेंट रहे वो कौन सी होती हैं, एडियाबैटिक होती हैं। इस टेबल से आप ये सारी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी फिक्स्ड होता है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी विजिकल टू कॉन्स्टेंट, पी विजिकल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि देखो भाई पी विजिकल टू एन आर टी आपकी इक्वेशन थी, ये कांस्टेंट ये फिक्स होता है, और टी भी कांस्टेंट हो गया था, पी विजिकल टू कांस्टेंट के बराबर वहाँ पर आता है, ठीक है। और यहीं क्या है, बॉयल्स लॉ है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, बॉयल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। डेल डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डेल वी, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन, आइसोथर्मल के अंदर वर्क डन अगर आपको निकालना हो तो क्या आएगा, म्यू आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। वी टू यहाँ पर क्या है, सेकंड वॉल्यूम, और वी वन क्या है, फर्स्ट वॉल्यूम है। ये वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती हैं मैंने बताया, जिनके अंदर हीट चेंज क्या हो, जीरो हो, तो उनके लिए पी वी रेज टू पावर गामा क्या होता है, कॉन्स्टेंट। और गामा यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर होता है। अगर इनका वर्क डन आपको निकालना हो तो क्या होता है, म्यू आर टी वन माइनस टी टू बाई गामा माइनस वन, म्यू आर टी वन माइनस टी टू बाई गामा माइनस वन आपका क्या होता है, स्पेसिफिक। यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन होता है म्यू आर टी वन माइनस टी टू, टी वन और टी टू क्या है, टेम्परेचर है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, म्यू आपको बता दिया मैंने, आपका क्या होता है मोल्स होते हैं, और गामा सीपी बाय सीवी होता है। इफ द वर्क डन बाय द गैस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर वर्क डन जी पॉजिटिव है तो T2 T1 से ज़्यादा होगा, मतलब सेकंड टेम्परेचर पहले से ज़्यादा होगा। अगर वो नेगेटिव है तो सेकंड टेम्परेचर पहले से ज़्यादा होगा, सॉरी अगर वो पॉजिटिव है तो सेकंड टेम्परेचर पहले से कम होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस मैंने बता दिया, जिनके अंदर द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस गोज एंटरली टू चेंज इट्स एनर्जी नॉट एंड इट्स टेम्परेचर। आइसोबैरिक में वर्क डन किसके बराबर होता है, पी वी टू माइनस वी वन, म्यू आर टी टी टू माइनस टी वन। साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती हैं
In a cyclic process, the system returns to its initial states. Since internal energy is a state variable, del U is equal to 0 for a cyclic process. मतलब जिनकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज ना हो, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि वो दोबारा उसी स्टेट में आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। हीट इंजन की बात की जाए तो हीट इंजन की एफिशिएंसी, यहाँ पर कुछ आपको ध्यान देना होगा, कुछ टर्में हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन डिफाइंड एज बाई ईटा क्या होती है? वर्क बाय Q1, वर्क बाय Q1 होता है। Q1 क्या है? सोर्स है। Q1 क्या है? हीट बाय सोर्स है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सोर्स। जहाँ से हीट ली जाए उसे क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। और उसकी हीट को हम Q1 से लिखते हैं, उसके टेम्परेचर को T1 से लिखते हैं। ये क्या है? रिजर्वोयर, जिसकी हीट किससे ली जाएगी? T2 से, और टेम्परेचर भी किससे लिया जाएगा? T2 से। क्लियर है? N इज इक्वल टू 1 माइनस Q बाई T, Q1 बाई Q2। ये आप ध्यान रखेंगे, जो एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है? ईटा बराबर है 1 माइनस Q2 बाई Q1। क्लियर? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या बताता है कि ऐसा कोई भी पॉसिबल, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। या दूसरी बात है कि लो प्रेशर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का मूवमेंट बिना एक्सटर्नल फोर्स के नहीं हो सकता। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का मूवमेंट बिना एक्सटर्नल प्रेशर के नहीं, एक्सटर्नल फोर्स के नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसने बनाया था? थॉमसन ने बनाया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसका नाम है? रुडोल्फ क्लॉसिस, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दैट स्टेट्स द एंट्रोपी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम कैन नेवर डिक्रीजेज, कभी डिक्रीज नहीं होती, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वही है भाई, उसका क्या है? रेफ्रिजरेटर का आपका क्या है? ए है। रेफ्रिजरेटर का क्या है भाई? आपकी एफिशिएंसी है Q2 बाई Q1 माइनस Q2, सॉरी Q2 बाई Q1 माइनस Q2 आपकी उसकी एफिशिएंसी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मैंने आपको बता दिया क्या कहता है। केल्विन और प्लैंक की क्लॉसियस की इक्वेशन, ये एक बार आप ध्यान दे लेंगे, पढ़ लेना इन दोनों को, ये मैंने आपको लगभग बता भी दी है। कार्नोट इंजन की बात की जाए तो कार्नोट क्या है? ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ इज क्वाड्रोस्टैटिक एंड नॉट डिसिपेटिव, कि कोई भी प्रोसेस कब रिवर्सिबल हो सकती है? जो क्वाड्रोस्टैटिक होगी और नॉन डिसिपेटिव होगी। Work between two given temperature T1 and T2 of the hot and cold with respect, no engine can have efficiency more than of ये थोड़ा सा पॉइंट आप देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। कार्नोट इंजन के जो एफिशिएंसी है वो मैंने आपको बता दी, Q1 बाई Q2, जैसे आप टेम्परेचर के बराबर ले सकते हैं, T1 बाई T2 के बराबर ले सकते हैं। जीरोथ लॉ क्या है कि अगर दो सिस्टम हैं और दोनों आपस में क्या है? एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट किया गया है, तो एक तीसरा सिस्टम जो उनके साथ डायथर्म के साथ जोड़ा जाता है। अगर तीसरा सिस्टम पहले के साथ इक्विलिब्रियम में आया तो दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम, मतलब तीनों का टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो चुका होगा? बराबर हो चुका होगा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका सम को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी वहाँ पर कहा जाता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडाइनमिक्स का, वो क्या कहता है? इज द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो हमें क्या बताता है कि गिवन हीट दो काम करती है, एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और ऊपर से वर्क डन करवाती है। ऊपर से क्या करवाती है? वर्क डन करवाती है। स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है? कि एक यूनिट मास ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी गई उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। और वो किससे निकाली जाती है? डेल क्यू बराबर है S बराबर है डेल क्यू बाई एम डेल टी। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट है तो वहाँ पे मोल का इस्तेमाल करेंगे। और Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है? R के। Cp माइनस Cp क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट है, और ये Cv क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, या R के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर डिस्क्राइब बाय द स्टेट इक्विलिब्रियम। द वैल्यू ऑफ द स्टेट इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। ये आप देख लेना, छोटी सी बातें हैं 2-4। आइसोथर्मल के अंदर वर्क डन क्या होता है? म्यू आर टी लॉग V2 बाई V1 होता है, गामा Cp बाई Cv होता है। और एडियाबैटिक के लिए वर्क डन म्यू आर T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1 होता है। एफिशिएंसी कितनी होती है? 1 माइनस Q2 बाई Q1 होती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? Q2 बाई Q1 माइनस Q2 हो जाएगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में कहा गया था कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो 100% जिसकी एफिशिएंसी हो, या क्या कहते हैं, लेस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के हीट का मूवमेंट कभी नहीं हो सकता। एक प्रोसेस कब रिवर्सिबल हो सकती है? जब वो क्या करे? जब वो क्वासी स्टैटिक हो अपने सराउंडिंग के साथ। ओके, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेंगे। ये डायमेंशन है, ये सिंबल्स हैं, यूनिट है जो आपको याद रखनी है, याद रखेंगे। तो गाइज इस सेशन को, इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। ये एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल है जिन्हें आप एक बार ज़रूर नज़रों से निकालेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए आके। मुझे पता है आप में से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करता, बस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और छोड़ देते हैं। आपको केमिस्ट्री का अगर लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 12th क्लास के सेशन जो आ रहे हैं उनकी PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
और अगर आपको लगता है कि क्लासेस बहुत अच्छी हैं, इनको आगे शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर ये स्टेटस लगाएंगे और इस चैनल को आगे प्रमोट करने में मदद करेंगे। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।